साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर आए हैं, वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी टेट 2026 फॉर्म में आ रही जो दिक्कतें हैं, अनेक सवाल आए हुए हैं। पिछले काफी दिनों से, जितने दिन से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है 27 तारीख से, तब से लेकर के अब तक लगातार कई सारे सवाल इकट्ठा हो चुके हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप देखिए, उसमें भर पड़ी हैं सारी बातें, तमाम डाउट आ रहे हैं। यूपी टेट 2026 को लेकर के कितने कितने डाउट आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ओटीआर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो विद्यार्थी शेयर कर रहे हैं। लाइव फोटो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आधार मिसमैच से आ रहा है। तो सभी पक्के समाधान आप सभी को इस वीडियो सेशन के अंतर्गत मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए एक एक करके बातों को समझते हैं हम सभी लोग। सबसे पहले समस्या मुख्य तौर पर क्या है? कई छात्र सोच रहे हैं कि उन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग या यूपी पुलिस के लिए ओटीआर किया था, वही यूपी टेट में भी काम आएगा। ये सवाल बहुत आया है। ये सवाल पर्सनल मैसेज के रूप में बहुत आया है। वीडियो के नीचे कमेंट में भी आया कि सर जी, हमने तो यूपी पुलिस के लिए ओटीआर किया हुआ था, हमने स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर किया था, तो क्या हमें दोबारा से ओटीआर करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल नए बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं। तो किसी भी तरीके की जानकारी जो है नहीं रहती है, तो ऐसी तमाम बातें दिमाग में आती हैं। तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर अगर ये चल रहा है कि आप जो है यूपी लोक सेवा आयोग का या यूपी पुलिस का या जो भी स्कॉलरशिप का अगर आपने ओटीआर कर दिया है, तो आपको ओटीआर नहीं करना पड़ेगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, हर विभाग का, हर आयोग का अलग अलग होता है। तो यूपी टेट परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी ईडब्ल्यूएससी द्वारा कराई जा रही है। यह एक बिल्कुल नया और अलग आयोग है, इसलिए आपके पुराने किसी भी आयोग जैसे कि यूपीएससी हो गया या यूपी पीबी हो गया, उसका या स्कॉलरशिप का हो गया, उसका ओटीआर यहां पर मान्य नहीं होगा। आपको शिक्षा आयोग की वेबसाइट पर जाकर ओटीआर करना होगा। एक बार ओटीआर आप कर देंगे आयोग की वेबसाइट पर, तो आने वाले टाइम पर जो भी फॉर्म आप फिलअप करेंगे, जैसे मान लीजिए प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आ रही है, संबद्ध वाला तो निश्चित तौर पर 1800 पद आ रहे हैं, 1890 पद आ रहे हैं प्राइमरी के, जो सहायता प्राप्त विद्यालयों में होते हैं। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो उसमें आपको इसी ओटीआर के माध्यम से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होगा। अगली बात पर आ जाइएगा, बीएड और ये डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री होने पर क्या करें? तो सवाल पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि सर जी, डीएलएड और बीएड ये दोनों मैंने कर रखा है, तो कंफ्यूजन है फॉर्म भरने में, क्या मैं बीएड के जरिए जूनियर को भर दूं और डीएलएड के जरिए मैं प्राइमरी का भर दूं? ये वाले डाउट आ रहे हैं। तो दो अलग अलग ओटीआर नहीं हो सकता है, तो इस डाउट का समाधान मैं कर देता हूं। विस्तार है, आपके पास दो विकल्प हैं। आप प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए अपने डीएलएड की डिग्री लगाएं और जूनियर के लिए बीएड की डिग्री का उपयोग करें। चूंकि डीएलएड प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए मान्य होता है, इसलिए आप चाहें तो दोनों पेपर केवल डीएलएड के आधार पर ही भर सकते हैं। इससे प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। और अगर आप अलग अलग करोगे तो आपके लिए प्रक्रिया जटिल हो जाएगी, ओटीआर आपको अलग अलग करना पड़ जाएगा। यहाँ से आपका सेंटर भी मिसमैच हो सकता है, आपका सेंटर भी इधर उधर जा सकता है। लेकिन जब आप डीएलएड से ही प्राइमरी और जूनियर दोनों अप्लाई करोगे, तो आपका सेंटर भी एक पड़ेगा, आपका ओटीआर भी एक रहेगा, आपकी प्रक्रिया आसान रहेगी। बाकी बात आए कि हम कर नहीं सकते हैं क्या बीएड वाले से जूनियर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर डिग्री है तो आप कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन आपके लिए कठिन हो जाएगा मामला कि दो अलग फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, दो अलग ओटीआर हो जाएगा, दो अलग सेंटर हो जाएंगे आपके। तो एक जगह प्राइमरी देंगे, दूसरी जगह जूनियर देंगे। अगर एक ही ओटीआर से, एक ही फॉर्म से, एक ही डिग्री से अगर आप फिलअप करते हैं, तो आपका एक ही सेंटर मिलेगा, एक ही जगह आपको परीक्षा देने को मिलेगी। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आ रहा है कि लाइव फोटो ही सर जी फेल कर जा रहा है। पूरी तरह से आयोग के सर्वर और वेबसाइट पर ये डिपेंड करता है। अगर सर्वर की वेबसाइट का तकनीकी ग्लिच है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसके लिए पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करें, वेबसाइट सही हो जाएगा ट्रैफिक कम होने पर, जैसे देर रात में या सुबह जल्दी। अच्छा, अब ये यही वाला तरीका हर कोई अपना रहा है कि देर रात में या सुबह जल्दी हर कोई कर रहा है, तो आप दोपहर में ही कर लीजिए। जब भी ट्रैफिक कम रहेगा तब आप प्रयास करेंगे, तब आपका हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है,
तब आयोग की हेल्पलाइन नंबर पर आप शिकायत दर्ज करिए। उसके लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, लाइन पर लगना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। जब तक कि आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो जाती है तब तक आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। हो सकता है लाइन बिजी भी दिखाए, आपका हो ना पाए। अगली बात है, आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट मिसमैच अगर है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। कई विद्यार्थियों की ये समस्या आई है। मामला क्या है आप समझिए, असल में समस्या क्या है। ओटीआर करते समय सिस्टम आपके आधार कार्ड के डेटा को आपकी 10वीं की मार्कशीट से मिलाता है। अगर पिता के नाम में एक स्पेस की भी गड़बड़ी है या एक सरनेम और है और दूसरा में नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट या वेरीफाई नहीं हो रहा है। ऐसी समस्या आ रही है। आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में डाटा सेम सेम होने चाहिए। सॉफ्टवेयर बहुत संवेदनशील है। जो है राम कुमार है, यहाँ पर राम कुमार अलग अलग है, यहाँ पर राम कुमार अलग अलग कर दे रहा है, तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जा रही है। इसका भी समाधान है। इसको भी आयोग से ही मिल करके या फोन करके आपको अपने समाधान क्लियर करने होंगे, या फिर आपके आधार कार्ड में आपको शीघ्र अतिशीघ्र संशोधन करवा लेना होगा। ये वाली समस्या कुछ एक बच्चों ने अपनी जाहिर करी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मिसमैच का समाधान क्या हो सकता है। जैसा कि संदेश में बताया गया कि आयोग की हेल्पलाइन पर कॉल करके उन्हें यह समस्या बताएं कि ताकि सर्वर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ ढील दे सके। पीछे जो हमने आपको जानकारी दी थी कि आपको जानकारी देना है फोन करके। हमेशा अपने आधार कार्ड की डिटेल को अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपडेट कराकर रखें, क्योंकि सरकारी नौकरियों में 10वीं की मार्कशीट को ही जन्म तिथि और नाम का मूल प्रमाण पत्र माना जाता है। तो ये संशोधन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें लगता है कि 4-6 दिन संशोधन का टाइम होता है। 4-6 दिन में संशोधन हो सकता है, फिर आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आपको आयोग से ही मिलना पड़ेगा और वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे समझिए। अगली बात कर लेते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर जी, निवास प्रमाण पत्र भी बनाना होगा क्या? निवास प्रमाण पत्र भी लगाना होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। समस्या की बात क्या है कि क्या निवास प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा या पुराना चलेगा? यूपी में बना निवास प्रमाण पत्र आमतौर पर आजीवन वैध होता है ना। फॉर्म में आपको बस यह बताना होता है कि आपके पास यह है, अपलोड करना पड़े शायद ऐसा नहीं है। उसकी बहुत बारीक डिटेल्स नहीं भरनी होती है। तो निवास प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, हरदम के लिए मान्य होगा। इसकी कोई वैसी बात नहीं है, बस आपके पास हो। अगर आपने माइग्रेट कर दिया है, यानी कि जगह परिवर्तन कर दिया है एक जगह से दूसरे जगह पर, तब आपको नया बनवाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। नया कब बनवाना है? अगर आपने अपना पता बदल दिया है या लड़कियों के मामले में शादी के बाद पता बदल गया है, केवल तभी आपको नया निवास प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में आपका पुराना ही चल जाएगा। अगली बात आती है हस्तलिखित घोषणा को लेकर के क्या समस्या हो रही है कि सर जी, डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है। ये वो विद्यार्थी हैं जो अपने से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनके सामने ये समस्याएं आ रही हैं। जो साइबर कैफे पर जाकर के फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं, इजी तरीके से उनका फॉर्म अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, अपने से फॉर्म भरने वाले ही परेशान हैं। आपको एक सादे सफेद कागज पर आयोग द्वारा दिया गया निर्धारित वाक्य अपने हाथ से लिखना है। उसे टाइप या प्रिंट नहीं करवाना है। निर्देशानुसार इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखकर स्कैन करके उसका फोटो पीडीएफ अपलोड करना होगा। यह साबित करता है कि आपका फॉर्म आप ही भर रहे हैं। समझ में आ गई बातें? अगली बात पर आ जाएं, तो अगली बात पर आएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होने की समस्या। यह भी विद्यार्थियों की एक बड़ी समस्या आ रही है कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। मुख्य समस्या क्या है कि कई बार प्राइवेट कॉलेज फीस बकाया होने या किसी अन्य कारण से छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं। यूपी टेट के इस फॉर्म में सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ अपलोड करनी अनिवार्य है। फोटो कॉपी अपलोड करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको अपने कॉलेज जाकर कम से कम फॉर्म भरने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लाने होंगे, ताकि आप उन्हें स्कैन करके पीडीएफ बना सकें। फोटो कॉपी से या इंटरनेट की कॉपी से आपका काम नहीं चलने वाला है। अगर आपका रिजल्ट फाइनल हो चुका है तब। अगर आप अपीयरिंग वाले में हैं तो अपीयरिंग वालों का चल जाएगा। लास्ट सेमेस्टर का सर्टिफिकेट अगर उनके पास इंटरनेट का ही कॉपी है तो अपने कॉलेज में जाएंगे, उसको क्या कर लेंगे, वेरीफाई करवा लेंगे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से। वहां पर आप वेरीफाई करवा लोगे ना उस प्राचार्य से, तो हो जाएगा, उस पर मोहर और सिग्नेचर हो जाएगा, तो वो वैलिड हो जाएगा, वो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइनल कर लिया है, फाइनल सबमिट करना है आपको पीडीएफ बना करके, पास होने की स्थिति में आपको चाहिए तब कॉलेज से आपको लेना पड़ेगा और उसे अपलोड करना पड़ेगा। आयोग के हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दे दें तो आयोग की हेल्पलाइन नंबर है टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी या फॉर्म भरने की समस्या के लिए
सर्वर या ओटीपी या लाइव फोटो जैसी समस्याओं के लिए 9899677276 पर है। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी सपोर्ट जैसे अहर्ता या शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सवालों के लिए ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। तो 2 नंबर हैं, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, आपको किस पर संपर्क करना है। एक छोटी सी सलाह है, फॉर्म भरने की तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि सर्वर कभी भी धराशायी हो सकता है, समस्याएं कभी भी बढ़ सकती हैं। प्रयास करते रहिए, जारी रखिए अपना प्रयास, आपका रिजल्ट आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि सारी बातें समझ में आ गई, वीडियो यहां तक देख लिया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।